गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 20वां अध्याय, जिसका नाम है संचार के साधन। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 4 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने यह समझ बना ली थी कि संचार के साधन होते कौन कौन से हैं। हमने अलग अलग प्रकार के जो संचार के साधन हैं उनका अध्ययन किया, यानी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी कि कुछ संचार के साधनों के माध्यम से हम सुनकर के खबरों को प्राप्त करते हैं, कुछ संचार के साधनों के माध्यम से हम देखकर और सुनकर दोनों प्रकार से जो खबरें हैं उनको प्राप्त कर पा रहे हैं, और कुछ संचार के साधन ऐसे भी हैं जिनके माध्यम से हम पढ़ करके समाचारों को प्राप्त कर पा रहे थे। इसी आधार पे बच्चों हमने यह भी जानकारी प्राप्त की थी कि कैसे समय बदलता गया और जो संचार के साधन हैं वो आधुनिक संचार के साधनों में परिवर्तित होते गए। जहाँ प्राचीन समय में हरकारें हों, ढोल नगाड़े हों या फिर कबूतर हों, इनके माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, वहीं हमने देखा कि जो आधुनिक समय है वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं मोबाइल, इंटरनेट जैसे जो अत्याधुनिक संचार के साधन हैं उनका, जिनके माध्यम से जो संदेश है उसे कुछ ही क्षणों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। बच्चों, जब हमने अध्याय से इतना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो क्यों ना इस अध्याय पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास कर लिया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में जो हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है वो है, देखिए, पहले किसके माध्यम से संदेश नहीं भेजे जाते थे। मतलब बच्चों आपको बताना है कि पहले ऐसा कौन सा संचार का साधन था जिसके माध्यम से संदेश नहीं भेजे जाते थे। जैसे क्या कबूतर? बिल्कुल, कबूतर के माध्यम से तो पहले संदेश भेजे जाते थे। क्या वह ढोल या नगाड़े हैं? नहीं, क्योंकि ढोल नगाड़ों के माध्यम से भी पहले संदेश भेजे जाते थे। क्या हरकारों के माध्यम से? बिल्कुल भेजे जाते थे। क्या मोबाइल के माध्यम से? हाँ, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था तो पहले संदेश भेजने के लिए कबूतर, ढोल नगाड़े या हरकारों का प्रयोग किया जाता था। तो हमारा जो विकल्प द है वह हमारा सही उत्तर होगा। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें खाली जगह दी गई है, हमें क्या करना है, उचित शब्द का चयन करना है और इस खाली जगह को भरना है और पूरे वाक्य का निर्माण करना है। जैसे देखिए, पहले ढोल नगाड़ों के माध्यम से खाली स्थान भेजे जाते थे। क्या भेजे जाते थे? संदेश भेजे जाते थे ना। तो हम कह सकते हैं कि पहले ढोल नगाड़ों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। तो इस प्रकार हमने संदेश शब्द का चयन किया और हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है। अब चलो देखते हैं अगले में है, खालिस्तान के द्वारा अलग अलग शहरों और गांवों की घटनाएं, सूचनाएं और खबर मिलती हैं। किसके द्वारा मिलती हैं? यह तो हमें अखबार के द्वारा प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अखबार के द्वारा हमें अलग अलग शहरों, अलग अलग गांवों की जो घटनाएं हैं, सूचनाएं हैं, खबरें हैं वो प्राप्त होती रहती हैं। तो यहाँ पर हमारा सही शब्द होगा अखबार। बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न, और जो अगला रिक्त स्थान है वह है कि रिक्त स्थान को नज़दीक बैठकर नहीं देखना चाहिए। यानी संचार का ऐसा कौन सा साधन है जिसे हमें अगर देखना है, उससे हमें सूचनाएं प्राप्त करनी है देख करके, तो हमें एक उचित दूरी बना करके उसको देखना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा संचार का साधन है बच्चों? और हमने जान लिया था कि ऐसा संचार का साधन तो हमारा टेलीविज़न है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेलीविज़न। तो देखा बच्चों आपने, उचित शब्द का चयन करने पर जो हमारे रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति होती जा रही है। तो चलो देखते हैं अगला रिक्त स्थान कौन सा है। प्यारे बच्चों अगला रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थान भी संचार का सशक्त माध्यम है। कौन सा है? जब हमने अध्याय का अध्ययन किया था तो हमने समझ बना ली थी कि जो पोस्ट ऑफिस है उसे भी संचार का सशक्त माध्यम माना गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस। तो हमने यहाँ लिखा पोस्ट ऑफिस और हमारा उचित शब्द हमें मिल गया और हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति हो चुकी है। तो चलो अब देखते हैं अगला रिक्त स्थान। और बच्चों जो अगला एक रिक्त स्थान है वह है, मोबाइल से बातचीत के साथ साथ खाली जगह का उपयोग भी करते हैं। हम मोबाइल के द्वारा संदेश भेज सकते हैं, हम मोबाइल के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन दोनों चीज़ों के अलावा हम और क्या कर सकते हैं मोबाइल के साथ में? तो बच्चों जब हम मोबाइल का उपयोग करते हैं तो हम उसके साथ साथ इंटरनेट का उपयोग भी कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारी रिक्त स्थान है उसमें इंटरनेट।
तो देखा बच्चों आपने, हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करते हुए कर दी है। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, संचार के साधन किसे कहते हैं। हमने अध्याय में समझ बनाई थी कि संचार के साधन होते क्या हैं, तो उन्हीं की जो परिभाषा है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलो हम बताते हैं कि संचार के साधन होंगे क्या। वे साधन जो सूचनाएं या समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के काम आते हैं, उन्हें हम संचार के साधन कहते हैं। यानी ऐसे साधन जिनके माध्यम से सूचना हो, संदेश हो, घटनाएं हो, खबर हो, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा, उन्हें हम कहेंगे संचार के साधन। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन को नजदीक बैठ करके क्यों नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि जो संचार के साधन है टेलीविजन, उसे नज़दीक बैठ करके नहीं देखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि टेलीविज़न में दृश्य होता है, मतलब हम देखने के काम करते हैं ना, इसके द्वारा हमें सूचनाओं को देख करके प्राप्त करते हैं। तो इसकी जो रोशनी होती है, अगर हम नज़दीक बैठ करके देखते हैं तो वो हमारी आंखों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, उससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए कहा गया है कि टेलीविज़न को नज़दीक बैठ करके नहीं देखना चाहिए। तो हम कह देंगे या लिख देंगे कि टेलीविज़न को नज़दीक बैठकर देखने से आंखें खराब होती हैं, इसीलिए टेलीविज़न को नज़दीक बैठ करके नहीं देखना चाहिए। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, रमेश के पिताजी क्या कर रहे थे। जब हमने देखा था बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, तो जो रमेश के पिताजी हैं वो क्या कर रहे थे, वो पास में कुर्सी पर बैठ करके टेलीविज़न पर खबरों का आनंद ले रहे थे, यानी वो देश विदेश की जो खबरें हैं उन्हें देख रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि रमेश के पिताजी टेलीविज़न पर समाचार देख रहे थे। और यहाँ पर इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, पहले किन किन माध्यमों से संदेश भेजे जाते थे। यानी यहाँ पर हमें संचार के उन साधनों के नाम बताने हैं जो पहले यानी प्राचीन समय में काम में आते थे। तो ऐसे कौन कौन से साधन थे, जाना था ना हमने कि पहले ढोल नगाड़ों के माध्यम से, कबूतरों के माध्यम से या फिर हरकारों के माध्यम से संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। तो यहाँ पर हमने लिखा प्राचीन समय के जो संचार के माध्यम है, संचार के साधन है, उनके बारे में। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आपको टेलीविज़न से क्या क्या लाभ होते हैं। बच्चों टेलीविज़न संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम ना केवल सुन करके अपितु सुनने के साथ साथ देख करके भी खबरों का पता कर पाते हैं। यानी इसमें हमें यह फायदा होता है, हम घटनाओं का पता तो करते हैं, साथ ही साथ वहां से संबंधित जो चित्र हैं वो भी हम देख पाते हैं। तो हम कह देंगे कि हमको टेलीविज़न से देश विदेश के जो समाचार हैं, खेल हैं, घटनाएं हैं, सूचनाएं हैं, ज्ञानवर्धक नाटक हैं आदि देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ देखने के साथ साथ हम समाचारों को सुन भी सकते हैं। तो ये दोनों कार्य हम टेलीविज़न के द्वारा कर सकते हैं। तो ये हुए बच्चों टेलीविज़न के अनेक सारे लाभ। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में संचार के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। हमने जहाँ पिछले प्रश्न में बताया था कि पहले के समय में संदेश कैसे भेजे जाते थे, यानी संचार के कौन कौन से साधन थे, इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि वर्तमान में संचार के कौन कौन से प्रमुख साधन होंगे। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि वर्तमान में अनेक सारे संचार के साधन हैं, जिनमें हम कह दें टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पोस्ट ऑफिस। ये क्या करते हैं, ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया वर्तमान के जितने भी हमारे संचार के प्रमुख साधन हैं उनके बारे में। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और अध्याय का हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन और मोबाइल किससे चलता है। यानी ये दोनों संचार के अत्याधुनिक साधनों में आते हैं, टेलीफोन और मोबाइल, ये किससे चलते हैं। तो बच्चों हमने जान लिया था कि जो टेलीफोन है वह तार के माध्यम से कार्य करता है, जबकि जो मोबाइल है वो वायरलेस यानी बिना तार के नेटवर्क के ऊपर कार्य करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा टेलीफोन तार के माध्यम से चलते हैं और मोबाइल वायरलेस यानी बिना तार के नेटवर्क के माध्यम पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला टेलीफोन और मोबाइल किसके ऊपर चलेंगे, यानी उनका कार्य कैसे हो पाता है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है,
आपके परिवार में कौन कौन मोबाइल का उपयोग करते हैं। देखते हैं ना, हम भी हमारे परिवार के अनेक सारे सदस्य जो मोबाइल का उपयोग करते हैं उनके बारे में हमें यहाँ बताना है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, मेरे परिवार में पिताजी, माताजी, बड़े भाई, बड़ी बहन, ये सब वो सदस्य हैं जो मोबाइल का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार बच्चों, आप भी पता करेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य मोबाइल का प्रयोग करते हैं और उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय के वाचनालय में कौन कौन से समाचार पत्र आते हैं। होता है ना हमारे विद्यालय में वाचनालय, जहां बैठ करके हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, अखबार का अध्ययन करते हैं, जिसे वाचनालय कहा जाता है। बच्चों, इस वाचनालय में आपके यहाँ पर यानी आपके विद्यालय में कौन कौन से अखबार आते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, उदाहरण के लिए हमारे विद्यालय के वाचनालय में हिंदी दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, अंग्रेजी के डीएनए, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, वो आते हैं और हम सब इनका अध्ययन करते हैं, जिसके माध्यम से हमें देश विदेश से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार बच्चों, आप भी बताएंगे कि आपके विद्यालय में वाचनालय है, उसमें कौन कौन से अखबार आते हैं और उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पत्रिकाओं से कौन कौन सी जानकारियों का पता चलता है। यानी चाहे समाचार पत्र हो या पत्र पत्रिकाएं हो, इन सब से आपको कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उनके बारे में बताना है। तो बच्चों, ये संचार के माध्यम हैं, इनके द्वारा देश विदेश की जो घटनाएं हैं, या कह सकते हैं हम हमारे आसपास की जो अनेक सारी सूचनाएं हैं, किसी स्थान पर होने वाली जो विशेष घटना है उसकी जानकारियां, ये सब वो तथ्य हैं जो हमें इन समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समाचार पत्र हों या पत्र पत्रिकाएं हों, इनसे हमें अलग अलग शहरों और गाँवों की घटनाएं, सूचनाएं और जो खबरें हैं उनका पता चलता है। तो देखा बच्चों आपने, ये जो संचार के साधन हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इनके माध्यम से ही हम जो अन्य संसार है, यानी कि हमारे जो आसपास की दुनिया है, उससे जुड़े हुए होते हैं। तभी तो हमें पता चल पाता है कि आज उस स्थान पर क्या हुआ है, उस शहर में कौन सी घटना हुई है। अगर संचार के साधन नहीं होंगे तो हमें तो खबरों का ज्ञान ही नहीं होगा। हम केवल एक निश्चित एरिया में ही सीमित कर रह जाएंगे कि हमें उस एक आसपास का जो एरिया है उसी के बारे में ही पता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही और मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।